और अब बात शहर शहर बेखौफ अपराधियों की, जिनका हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि पुलिस टीम को भी अपना निशाना वो बना रही है। आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें। ये 6 तस्वीरें देखिए जो बिहार के 4 जिलों और मध्य प्रदेश के एक जिले से सामने आई। 12 तारीख से 15 तारीख तक इन 5 शहरों में अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जो अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को निशाना बनाने से भी पीछे नहीं हट रहे। इन सभी वारदातों का ट्रेंड एक जैसा है। जनता की ही शिकायत पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंचती है और नतीजा उसी पुलिस टीम पर हमला कर दिया जाता है। हमले किस कदर होते हैं इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि 5 वारदातों में 3 एएसआई को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। सब इंस्पेक्टर रैंक के 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल होते हैं। सिपाही सहित कई और पुलिसकर्मियों को चोटें आती हैं। 5 जगहों में 2 जगह मुंगेर और भागलपुर में पुलिस 2 गुटों के बीच विवाद को सुलझाने पहुंची थी। 2 जगह यानी अररिया और पटना में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने पहुंची थी और मऊगंज में बंधक बनाए गए युवक की जान बचाने गई थी। लेकिन कहीं पुलिस कर्मियों को धारदार हथियार से निशाना बनाया गया तो कहीं पीट पीट कर एएसआई की हत्या कर दी। अपराधियों का इकबाल इन जगहों पर किस कदर बढ़ा हुआ है कि पुलिस टीम पर पथराव तक कर दिया गया। पथराव करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि अब आखिर शहर शहर कैसे अपराधियों ने निशाना बनाया है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मऊगंज की कर लेते हैं। कुछ लोगों ने यहां एक पुराने मामले में युवक को बंधक बनाकर रखा था। पुलिस पहुंची युवक को छुड़ाने के लिए। इसके बाद लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों को पीटा गया और नतीजा हुआ कि एएसआई रामचरण गौतम की हत्या कर दी गई। दूसरा मामला है मुंगेर का। यहां भी पुलिस गई थी विवाद सुलझाने के लिए। धारदार हथियार से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया गया, उस पुलिस टीम पर जो विवाद सुलझाने के लिए पहुंची थी, और एएसआई संतोष कुमार की हत्या कर दी। तीसरा मामला जान लीजिए, अररिया का है। यहां 12 मार्च को पुलिस अनमोल यादव नाम के अपराधी को पकड़ने गई थी। पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की हुई और नतीजा एएसआई राजीव रंजन की मौत हो गई। चौथा मामला बिहार की राजधानी पटना का है। यहां सूचना के आधार पर पुलिस गई शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने। शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल है, जिनका इलाज जारी है। 5वां मामला जान लीजिए, बिहार के ही भागलपुर का है। यहां भी पुलिस शिकायत के बाद 2 गुटों के बीच विवाद सुलझाने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर को मिलाकर 3 सिपाही घायल हुए हैं। तो इस तरह शहर शहर पुलिस टीम पर हमला किया गया। पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज की, जहां पर पुलिस बंधक बनाए गए युवक को छुड़ाने गई थी, जहां एएसआई और बंधक बनाए गए युवक दोनों की ही हत्या कर दी गई। थाना शाहपुर में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कुछ 2 उसमें विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस जब मौके गई थी तो वहाँ पे पथराव वगैरह हो गया था और कुछ लोगों को संभवतः बंधक ही बनाया था, जिसको फिर पुलिस ने वहाँ से छुड़ाया था। और इसी पूरे घटनाक्रम में जो हमको जानकारी जितनी लगी है तो एक एएसआई है, शायद उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे, और एक एएसआई यहाँ पे उनको रिफ़र किया गया जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में उनका इलाजरत हुए हैं। एक तहसीलदार हैं, उनको भी चोट लगी है तो वो भी यहाँ पे इलाजरत हैं, और बाकी ऐसा पता चला कि 1-2 अन्य लोगों को भी चोटें लगी हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र में गर्रा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ 163 धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गांव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूँ कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। और एमपी से हमारे साथ अंबुज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही बिहार से जुड़ रही है निधिश्री हमारे सहयोगी हमारे साथ। लेकिन पहले मैं अंबुज आपका रुख करती हूँ, हो क्या रहा है ये? लॉ एंड ऑर्डर है भी या नहीं है? जी देखिए अपर्णा, बिल्कुल जो जिस तरीके की घटना सामने आई है उससे तो ये सवाल उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं। पहले होली के दिन एक युवक को उठा लिया जाता है, उसको बंधक बना लिया जाता है। जब पुलिस तक ये सूचना पहुंचती है तो पुलिस अपने टीम के साथ में गांव में पहुंचती है और उस टीम पर ही हमला हो जाता है। नतीजा ये होता है कि एक एएसआई की मृत्यु हो गई है और इसके साथ साथ तहसीलदार और
करीब 5 पुलिस वाले अभी भी घायल हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी चोटें आई हैं इन सबको, और अभी भी जो मुख्य अपराधी है इस पूरी घटना का वो फरार है। और इसके अलावा संदेह में अभी पुलिस ने 5 से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है इस पूरी घटना के। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस एक जो बंधक बनाया गया युवक है उसको छुड़ाने जाती है, और नतीजा ये होता है कि पुलिस की टीम पर ही लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया जाता है। नतीजा एक पुलिस वाले को, एक एएसआई को अपनी जान गंवा देनी पड़ती है। तो ये सवाल निश्चित तौर पर उठता है कि ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके जो मंसूबे हैं वो कितने ऊंचे हैं कि पुलिस से भी उनको डर नहीं है। जी बिल्कुल निधि, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस जंगल राज को लेकर जेडीयू जो है वो आरजेडी पर हमलावर रहती है, सुशासन है अब नीतीश कुमार की सरकार में, ये दावा करते हुए अपनी पीठ थपथपाती रहती है, ये क्या है? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? बिल्कुल, देखिए सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक घटना नहीं है। मुंगेर की बात करें, भागलपुर की बात करें, या उससे पहले मनेर में घटना हुई है, अररिया में घटना हुई है, तमाम तस्वीरें ऐसी हैं जो इस बात की गवाही देती है कि बिहार में पुलिसकर्मी पर हमला जिस तरह हुआ है ये सीधा सीधा कानून व्यवस्था पर हमला है। और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इतना पीटते हैं कि आखिर तक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं और जो घटनाएं हुई हैं बीते कुछ दिनों में, ये साफ साफ कहती है कि जो सरकार इस साल चुनावी साल में कदम रख रही है, जो सरकार इस बात को लेकर जनता के बीच जाएगी कि हमने कानून व्यवस्था को बेहतर किया, तो आज की तारीख में जो बीते दिनों की तस्वीर है वो क्या कहती है। जंगल राज कहते कहते जो सरकार कह रही है कि उनका जब शासन था, विपक्ष आरजेडी पर सीधा सीधा कि उनका जब शासन था तब जंगल राज था, कानून का दौर नहीं था। आज की तारीख में कानून व्यवस्था सुचारू है, लेकिन क्या यही कानून व्यवस्था है? ज़रूरी यह है कि पुलिस को सख्त नियम बनाने होंगे, कड़े करने होंगे कि खाकी वर्दी पर हमला का सीधा सीधा संदेश क्या है, ये तय करना पड़ेगा। योजनाएं बनानी पड़ेंगी, खास तौर पर बिहार की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के। जी, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल उठना स्वाभाविक ही है, क्योंकि बिहार में लालू यादव का दौर जंगल राज का था। ये आरोप आपने नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता को हर चुनाव में लगाते हुए देखा है। लेकिन क्या यही जंगल राज का आरोप अगले चुनाव में खुद नीतीश कुमार पर पलटकर तो नहीं आने वाला? इसकी वजह है कि बिहार में 4 दिन के अंदर 4 जगह पुलिस टीम पर हमला और 2 पुलिस वालों की हत्या। नाम एएसआई संतोष सिंह। मुंगेर जिले में हुड़दंग करने वाले बदमाश को पकड़ने गए, मारे गए। नाम एएसआई राजीव रंजन। अररिया जिले में अपराधी को गिरफ्तार करने गए, भीड़ ने हमला किया, जान चली गई। बिहार के सुशासन राज में 2 दिनों के अंदर 2 पुलिस वालों की मौत के बाद नीतीश सरकार पर कई सवाल उठने लगे हैं। पहला, क्या बिहार में अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रहा? दूसरा, क्या बिहार पुलिस को अब ड्यूटी पर डर कर जीना होगा? तीसरा, क्या सुशासन का दावा जंगल राज 2.0 में बदल रहा है? ये सवाल मुंगेर की इस घटना के बाद जन्मे, जिसमें पुलिस होली के दिन हुड़दंग करने वालों को पकड़ने पहुंची थी। आरोप है कि अस्पताल के बेड पर पड़े इस आरोपी ने एएसआई संतोष की जान ली है। मुंगेर जिले के पिपरिया गांव में 2 पक्षों का विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पर हमला किया, एक का सिर फाड़ दिया। दूसरे पक्ष से इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तभी हमलावरों ने घर में रखी रॉड से एएसआई पर हमला कर दिया। हिमाकत देखिए, आरोपियों ने एएसआई संतोष की लाश उसी व्यक्ति के घर के बाहर छोड़ी जिसने बचाव के लिए पुलिस बुलाई थी। गए, उसके बाद हमको सोपड़ी वाला है कि चलो आपको मामला यहाँ प्रशासन आ गया तो प्रशासन साम लेगा। यहाँ पर बच्चा बोले मेरी मैडम बोली कि यहाँ पर लाश पर धर दिया है। इसके आगे भी सुनिए कि अपने एएसआई की हत्या के बाद पुलिस वाले अपराधियों से निपटने की बजाय खुद कितने डरे हुए थे। हम दौड़ के गए, उनको बुलाए तो सर वहाँ आपका एक आदमी को मार के मेरे दरवाजे पर रख दिया है। तो फिर वो बोले कि ठीक है, एक प्रशासन गाड़ी आ रही है, तब जाएंगे, अकेला हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एएसआई पर हमला करने वाले कितने बेखौफ थे और किस दरिंदगी से उन्होंने एएसआई संतोष की जान ली, इसे डॉक्टर से भी सुनिए। वो यहाँ हमारे अस्पताल के अंदर आए तो वेरी सिक कंडीशन में, बहुत ही सीरियस कंडीशन में यहाँ पे पहुँचे।
तो हम लोगों ने देखा तो हमें लगा कि चॉप इंजरी है, लेकिन शार्प इंजरी ब्रेन में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। इनका जो सल्की गायरी ब्रेन का होता है वो स्कल्प को तोड़ते हुए बाहर आया था और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके कारण मरीज की स्थिति बहुत ही सीरियस थी। उस वक्त तो हमले से खुद पुलिस वाले खौफजदा थे, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन बदला शुरू किया। रात भर सर्चिंग के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की, लेकिन गिरफ्तार करके थाने लाते वक्त पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। मौके का फायदा उठाकर आरोपी भागने लगे तो पुलिस को गोलियां चलाकर उन्हें काबू में करना पड़ा। एक को पैर में गोली मारकर पकड़ा। इस घटना में अभी तक कुल 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसमें से 5 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त जिसका नाम गुड्डू कुमार था, उसको आज पुलिस टीम ले जा रही थी उनकी निशानदेही पे एक दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने गाड़ी से भागने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों का हथियार छीना, पुलिस के ऊपर फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उनको एक गोली लगी है, वो भी इलाजरत है। और हम लोग इसको बड़ी सीरियसली ले रहे हैं और इसमें हम लोग जो एक्शन लेंगे वो शीघ्र ही आप लोगों को दिखाई देगा और इसमें जो कार्रवाई होगी वो ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे पुलिस पे इस प्रकार के हमले के मामले प्रकाश में नहीं आएंगे। हथकड़ी के साथ स्ट्रेचर पर लेटे इसी शख्स पर आरोप है कि इसी ने एएसआई संतोष पर वार किया था। ये कोई बड़ा अपराधी नहीं, मामूली सा ठेकेदार है। खबर 2 पक्षों के झगड़े की थी, लेकिन खबर अब ये बन गई है कि बिहार में अपराधियों से खुद बिहार पुलिस महफूज नहीं है। आम आदमी की तो बात ही क्या। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इससे पहले भी हत्या, लूट, डकैतियों का डेटा रिलीज करके आरोप लगाता रहा है कि सुशासन बस एक जुमला भर है और नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा। वहीं सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी अब भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावे कर रहे हैं कि बिहार में सब सेफ है। सबसे ज्यादा अगर पुलिस वालों की हत्याएं हुई हैं तो नीतीश जी के राज में ही हुई है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, दुरुस्त करना अब इनके बस की बात नहीं रही। इस तरह के मानसिकता को कभी भी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जो भी अराजकता तत्व के लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उसको कुचला जाएगा। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश सरकार को फिसड्डी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं जो दावा कर रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक दौर था जब बिहार में जंगलराज के किस्से सुनाकर लालू यादव के राज को कोसा जाता था, लेकिन आज की कहानी उलट है। आज लालू यादव के बेटे और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं। अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। प्रतिदिन 200 हत्याएं हो रही हैं बिहार में। महिलाओं पर अपराध बढ़ता जा रहा है। चोरी, डकैती ये तो मामूली बात हो गई है। उनको जमीन, ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं रहा। पहले आरा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट और फिर एक के बाद एक 2 पुलिस वालों के मर्डर ने नीतीश सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। लिहाजा सरकार अब एनकाउंटर की बात कर रही है। बिहार को बचाने के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा, एनडीए सरकार मिल करके लड़ाई लड़ेगी और असुरों की प्रवृत्ति का, अराजकता के माहौल बनाने वाले को कुचलेंगे। बिहार में पूरी तरह से शांति लागू होगा। और ये किसी से नहीं छिपा कि बिहार की पब्लिक जाति के नाम पर जमकर वोट डालती है। शायद यही वजह है कि सरकार को कानून व्यवस्था पर घिरता देख जेडीयू ने अपराधियों की जाति का मुद्दा उछाल दिया। अररिया में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मैं नाम बता देता हूं आपको। ललित कुमार यादव, प्रभु कुमार यादव, प्रमोद यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव, ललन यादव। इधर जो पकड़े गए हैं गुड्डू यादव मुंगेर वाले मामले में, हम तो ये भी कनेक्शन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी के हैं ये लोग, आपका ये कहना है? आपका ये कहना है कि आरजेडी के लोग हैं? इसकी भी तफ्तीश होगी ना भाई, कि कहीं जंगल राज वाले तो नहीं है। जाति और जंगल राज ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा से बिहार की चुनावी राजनीति की धुरी रहे हैं। एक बार फिर चुनाव से पहले ये दोनों ही मुद्दे सुर्खियों में हैं। इनका आने वाले चुनाव पर कितना और कैसा असर पड़ता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की करते हैं, जहां मुगल शासक औरंगजेब को लेकर सियासी पारा हाई है। नया सियासी घमासान है औरंगजेब की कब्र को लेकर, जिसे लेकर कई हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है।
और जिसके बाद अब महाराष्ट्र के संभाजीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से कार सेवा करने की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद औरंगजेब की कब्र और उसके आसपास के इलाके में पुलिस सुरक्षा को बढ़ाया गया है। लिहाजा एसआरपी का एक बैच और बढ़ा दिया गया है। 2 अधिकारी और 15 कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। 2 जगहों पर नाकेबंदी की गई है। कब्र पर जाने वाले हर शख्स की चेकिंग की जा रही है। से अंदर जाने के बाद आपको कब्र देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। एक अधिकारी और कई कर्मचारी आपको दिखाई देंगे और आगे जाने के बाद आप कब्र की तरफ जाओगे, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरह से सुरक्षा तैनात की गई। जो भी अंदर आदमी जाएगा उसकी जांच की जा रही है। यहीं से जब आप अंदर जाओगे तो राइट साइड में औरंगजेब की कब्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से तैनात की गई है। जो भी अंदर जाना चाहता है उसका पूरा ब्यौरा यहीं पर लिखा जाता है। उसका नाम क्या है, कहाँ से आया है, उसका आइडेंटिटी यहाँ पर पूछा जाता है। आधार कार्ड है, क्या है वो पूरा इस रजिस्टर में आप देख सकते हैं कि यही वो रजिस्टर है जहाँ से लोग आए हैं, वहाँ उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, कितने लोग यहाँ पर आए हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड और उनका साइन भी लिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुरातत्व विभाग है उनके भी कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस तैनात है और कहीं भी कोई दुर्घटना ना घटे या कोई ऐसी मतलब घटना ना घटे कि जिससे कुछ माहौल बिगड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पूरी तरह से शांति और अमल का वातावरण यहाँ पर देखने को मिलता है। सूरज ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सूरज, 318 साल और औरंगजेब की कब्र को लेकर अब सुरक्षा बढ़ानी पड़ गई है, ऐसी स्थिति आ गई है। जी बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे ही आपको दिखा दूं, ये सुबह के समय पुलिस की संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर्स में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और यही सामने आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये औरंगजेब की कब्र है जिसको लेकर राजनीति छिड़ी हुई है। हिंदू संगठन के विवादित बयान सामने आ रहे हैं और जितने भी अलग अलग नेता हैं वो अलग अलग तरह के बयान यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते आप देखिए मकबरे के अंदर भी आपको जो कब्र है उसके जो गेट है, गेट पे भी आपको 2 होमगार्ड की महिला जवान नज़र आएंगी। और इसी तरह से सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है। एसआरपी की प्लाटून भी यहाँ डिप्लॉय की गई है और वो प्लाटून जो खुलदाबाद का एंट्री और एग्ज़िट है उस दिशा में डिप्लॉय कर रखी है। और इसको देखा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह का इनपुट आता है कि कोई यहाँ पर आ सकता है, इसे ध्यान में रखा जा रहा है और सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। मैं एक बार दोबारा दिखा दूँ, यहाँ पर आपको पुलिस का बंदोबस्त आपको हर एक कुछ पॉइंट्स छोड़ने के बाद आपको दिखाई दे देगा कि पुलिस के लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं, उन्हें तैनात कर रखा है, प्रिकॉशनरी तौर पर तैनात कर रखा है। फिलहाल किसी भी तरह का इनपुट यहाँ पर नहीं है। दुकानें आपको यहाँ पर बंद नज़र आएंगी। इसकी वजह यहाँ पर बताई जा रही है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, देरी से दुकानें खुलती हैं। हम अधिकारियों से ही बात करेंगे। सर, कितने लोगों को डिप्लॉय किया गया है और क्या कुछ इनपुट है? बंदोबस्त चालू है। पूरे इलाके में फिलहाल शांति है, किसी भी तरह का ऐसा? देखिए यहाँ पर लोकल अधिकारी हैं जो फिलहाल मौजूद हैं, यहाँ पर बंदोबस्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल पूरे इलाके में शांति है, लेकिन प्रिकॉशन मतलब किसी भी तरह की सिचुएशन भविष्य में ऐसी आ ना जाए, सरप्राइज मिल ना जाए, इसी के चलते सुरक्षा यहाँ पर लगाई हुई है। जी सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपके पास लौटेंगे। तो वहीं केंद्र की एनडीए सरकार में जो मंत्री हैं रामदास अठावले, उन्होंने कब्र हटाने की चेतावनी का विरोध किया है। अठावले का कहना है कि कब्र रहनी चाहिए ताकि औरंगजेब के कारनामे को याद रखा जा सके। सर, औरंगजेब की मज़ार पे वहाँ पर जो है सिक्योरिटी लगा दी गई है। बजरंग दल ने कहा है कि उसको हटाने के लिए हमें कार सेवक की तरह काम करना पड़े। आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि औरंगजेब ये बहुत बड़ा खतरनाक आदमी था और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा गलत काम किया है। संभाजी महाराज पर हमला करके उनकी हत्या करने का भी उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है।
लेकिन ये बात सही है कि उसी औरंगजेब को यहाँ गाड़ दिया है कि इतने दिनों जो वहाँ कब्र है, तो कब्र हटाने से कोई वहाँ उसका यूज होगा नहीं। इस पर कोई न कोई तो मार्ग निकालना चाहिए। संभाजी महाराज संगठन के अध्यक्ष हैं मिलिंद एक खोटे जी, उनको जो है जिले में जाने से रोक लगा दी गई क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम जाकर के कब्र को जो है तोड़ देंगे, खोद देंगे। हाँ, अगर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ उनको जाने के लिए रोका है। ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का विषय है, इसीलिए शायद उनको रोका होगा। पक्ष कह रहा है कि औरंगजेब की मजार को बीजेपी अपना मुद्दा बना रही, इसलिए हटा नहीं रही है और वहाँ पे इसे राजनीति का आप जो है केंद्र बनाने जा रही है। लगता है यहाँ बीजेपी का या किसी पार्टी का संबंध नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें राजनीति करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। औरंगजेब को बड़ा अच्छा प्रशासक बोलना भी ये ठीक नहीं है। बीजेपी का इसमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन परंपरागत वहाँ उनकी कब्र है। उसी औरंगाबाद में, उसी संभाजी नगर में उनको गाड़ दिया है, तो उनके कारनामों की याद रखने के लिए वहाँ कब्र होनी चाहिए, उसको हटाना ठीक नहीं। वहीं औरंगजेब विवाद को लेकर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर से हमने खास बातचीत की। दौरान उन्होंने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर झूठ बोलने और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा की बात की जा रही है, तो बतौर सावरकर आपको लगता है औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए? देखो, जो आक्रांता हमारे पे अत्याचार करे, जब हम स्वतंत्र हो तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि उनकी पूरी ऐसी जो उनका उदात्तीकरण करने वाली निशानियां पूरी निकाल देना चाहिए। अगर औरंगजेब की एक सादी कब्र होती तो हमें कोई परवाह नहीं, मगर आज वो कब्र का एक उसके ऊपर चादर चढ़ाई जाती है, उसको ये ओवैसी जैसे लोग उस पर मन्नत मांगने जाते हैं, उसको भगवान मानने लगते हैं। तो ये औरंगजेब का जो हो रहा है कि उसको एक संत बताया जा रहा है, सूफी बोल रहे हैं उसको, तो ये हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। क्योंकि उसने ये फैक्ट है कि पूरे महाराष्ट्र को बिछड़ा करके रखा था, पूरा महाराष्ट्र जला डाला था उसने, इतने अत्याचार किए। यहाँ पे आप आज भी औरंगाबाद जाओ संभाजीनगर जी से, तो इन्होंने तो संभाजीनगर नामकरण को भी विरोध किया था। आज संभाजीनगर में जाओ और कहीं पे भी आप घर बनाओगे तो जमीन खोदोगे तो वहाँ पे आपको कब्र मिलेगी। इतना बड़ा कंकाल मिलेगा, इतना बड़ा अत्याचारी को वहाँ से हमने नहीं चाहते। ये तो नेहरू ने 1947 में ही करना चाहिए था, नहीं किया। मगर मुझे लगता है कि ऐसी औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसी लोगों को उदात्तीकरण करने वाली सभी निशानियां हटानी चाहिए। तो महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चेक पॉइंट बना दिए गए हैं, रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई है। ये सब इसलिए क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल वालों ने औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान का सबसे क्रूर, सबसे जालिम मुगल बादशाह औरंगजेब, जो छत्रपति संभाजी नगर में खुलदाबाद की इस कब्र में 318 साल से पड़ा है। 5 साल पहले शहर के नाम से औरंगजेब मिट गया, लेकिन औरंगजेब पर फर्क नहीं पड़ा। लोग फिर भी कब्र पर आते रहे, फूल भी चढ़ाते रहे। औरंगजेब इसलिए भी बेफिक्र था क्योंकि उसे पता था कब्र में सुरक्षित है, क्योंकि 74 साल से भारत सरकार जो खुद उसकी रखवाली कर रही है। लेकिन अब हो सकता है कि कब्र को बुलडोजर से उखाड़कर टुकड़े टुकड़े करने और अरब सागर में डुबाने का शोर औरंगजेब तक पहुंच रहा हो। जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दे। औरंगजेब की जो कब्र है उसे उखाड़कर अरब महासागर में बहा दिया जाए। अब वो समय आ गया है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा। औरंगजेब का वजूद मिटा देने, उसको कब्र समेत उखाड़ फेंक देने की जो बातें कल तक सिर्फ जुबान पर थी, अब कह सकते हैं कि हिंदू संगठनों ने उस एंटी औरंगजेब एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। औरंगजेब का नामो निशान मटियामेट होने वाला है। जैसे बाबर का ढांचा ढहा, वैसे औरंगजेब की कब्र खुदेगी। क्या औरंगजेब का अंजाम उसामा बिन लादेन सा होगा? क्या 33 साल बाद एक बार फिर कार सेवा होने वाली है? 1992 में औरंगजेब के दादा के परदादा बादशाह बाबर का ढांचा जिस तरह से ढाया गया था, महाराष्ट्र और गोवा के वीएचपी और बजरंग दल संगठन ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार को ही औरंगजेब की कब्र हटाने का पूरा मौका देंगे। अगर सरकार ने नहीं किया तो फिर कार सेवा होगी।
ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम लाखों की संख्या में हिंदू युवा, हिंदू समाज, बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ते सारे संभाजीनगर की ओर चलेंगे, कार सेवा करेंगे और ये कब्र ध्वस्त करेंगे। कार सेवा शब्द अयोध्या के बाबरी विध्वंस के बाद पहली बार वीएचपी नेताओं के मुंह से सुना गया। विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र उखड़वाने के लिए आंदोलन की शुरुआत का दिन भी बहुत खास चुना है। कि कोई भी स्मृति, उसकी कोई भी कब्र इस महाराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में कैसे रह सकती है? स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद ये हो जाना चाहिए था, ठीक है, खैर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी ये कब्र पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो, इस कब्र का कोई नामो निशान न रहे, ऐसी हम मांगते हैं। औरंगजेब का मुद्दा समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के एक बयान से गरमाया था। बात शिवाजी के अपमान से होती हुई औरंगजेब के इतिहास और अब उसकी कब्र तक पहुंची है। करे मैंने कहा ना, अहंकार है, अहंकार इनका मेजॉरिटी है। कानून कोई चीज़ नहीं है जो है, और जो है संविधान कोई चीज़ नहीं है। इनकी जो मर्जी कर लें ये लोग, इनको कोई रोक टोक नहीं। औरंगजेब को कब्र समेत उखाड़ फेंकने के लिए इतिहास से निकालकर ही सवाल पूछे जा रहे हैं। जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया, उसकी कब्र देश में क्यों हो? जिसने कृष्ण जन्मभूमि पर हमला कराया, उसकी कब्र देश में क्यों हो? हिंदुओं पर जजिया लगाया, धर्मांतरण कराया, उसकी कब्र देश में क्यों हो? जिसने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया हो, देश में उसकी कब्र क्यों हो? जिसने संभाजी महाराज को मरवाया, उन्हीं के शहर में उसकी कब्र क्यों हो? इतिहास न सिर्फ औरंगजेब की हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर क्रूरता के किस्सों से भरा पड़ा है, उसमें यह भी है कि औरंगजेब ने तख्त और ताज के लिए न सिर्फ अपने पिता को कैद कर रखा था, बल्कि अपने भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए पूछा जाता है कि वो किसका रोल मॉडल है। हालांकि औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा का बयान अभी विश्व हिंदू परिषद की टॉप लीडरशिप की ओर से नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद कह चुके हैं कि औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए। वो खुद चाहते हैं कि ये हटे। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी कह चुके हैं कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़कर फेंकना न सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि पूरे देश के हिंदुओं की भावना है। महाराष्ट्र और देश में भावना है, औरंगजेब जैसे क्रूरता वाले तबके ये हुकुमशाह को अब इस देश में कहीं भी उनकी कब्र नहीं होनी चाहिए। ये देश में कहीं भी उनका नामो निशान नहीं होना चाहिए। ये 140 करोड़ लोगों की भावना है, महाराष्ट्र की वही भावना है। भावनाएं आ रही है हमारे पास। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग महाराष्ट्र की सियासत को ऐसे मोड़ पर ले आई है जिसमें विपक्षी महाअघाड़ी के दल कंफ्यूज हैं कि कैसे समर्थन करें और कैसे विरोध। इसी उधेड़ बनू में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक बयान दे दिया, बीजेपी को औरंगजेब से बुरा बता दिया। औरंगजेब ने अगर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? किसान मर रहे हैं। औरंगजेब के कार्यकाल में जो हुआ है वो हुआ, लेकिन आपके कार्यकाल में, आपका कार्यकाल औरंगजेब से भी बहुत खराब है। किसान, बेरोजगार, महिलाएं आत्महत्या कर रहे हैं। बयान देते ही बीजेपी ने उद्धव की पार्टी को घेर लिया और औरंगजेब के तरफदारों की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। शिवसेना को भी, बाला साहब ठाकरे के परिवार को भी अब औरंगजेब याद आने लगा। अब सोचिए देश की राजनीति कितनी बदल गई है कि आज बाला साहब की पार्टी के लोग औरंगजेब को अपना अक्स मानते हैं, औरंगजेब को अपना नेता मानते हैं और उसके साथ सारी तुलना करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की चेतावनी के बाद औरंगजेब की कब्र के आसपास पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 अफसर पूरे वक्त के लिए तैनात कर दिए गए हैं। 2 रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई है जो औरंगजेब की कब्र की ओर जाते हैं। 2 चेक पॉइंट भी बना दिए गए हैं।